नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों ऑलरेडी अभी हम देख चुके हैं कि चाइना के अंदर फिर से कोरोना वायरस की लहर आ सकती है और बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ पर आ रहे हैं। बट एक्चुअल डेटा हमारे पास नहीं है क्योंकि चाइना से एक्चुअल खबर जो है वो बाहर नहीं आती। लेकिन फिर भी इस जितनी भी न्यूज़ आ रही है उससे ये अंदाज़ा तो ज़रूर लगा सकते हैं कि चाइना में कोरोना वायरस फिर से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और पूरे दुनिया के लिए, बाकी देशों के लिए ये एक चिंता का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। तो यहाँ पर अब जो नया कोरोना वायरस का जो वेरिएंट बताया जा रहा है, वो जो आया है वो एक सब वेरिएंट है। एक्चुअल में वो एक वेरिएंट नहीं है, वो एक सब वेरिएंट है जिसको BF.7 के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं भाई कि आखिर ये वेरिएंट क्या होते हैं, ये सब वेरिएंट क्या होते हैं। यहाँ पर देखते हैं पूरी न्यूज़ क्या है और BF.7 जो वायरस है ये आखिर कितना खतरनाक वायरस है। क्या एक और फिर से कोरोना की लहर आ सकती है और इंडिया का स्टेटस क्या है, इंडिया कहाँ तक सेफ है। देखते हैं पूरा टॉपिक यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कोविड की जो लहर है दोबारा से चाइना के अंदर देखने को मिल रही है। जो यहाँ पर वायरस बताया जा रहा है अब वो दरअसल एक वेरिएंट नहीं दोस्तों, वायरस का जो वेरिएंट होता है असल में उसको एक स्ट्रेन कहा जाता है। एक वायरस का जो स्ट्रेन होता है उसका मतलब ये होता है अब वो वायरस जो है, पहले जो ओरिजिनल वायरस था उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर कुछ बदलाव हो गए हैं, कुछ चेंजेस हो गए हैं और ऐसे में एक नया वायरस बनकर आ गया है जिसके कुछ खास फीचर्स होंगे। हो सकता है पहले जो एंटीबॉडीज उस पर काम कर रही थी या फिर जिन चीज़ों को लेकर वो पहले रेजिस्टेंट था अब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए या फिर उसका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ भी जाए। दोनों केसेस में म्यूटेशन यानी कि जेनेटिक मटेरियल में बदलाव जो होता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं और म्यूटेशन से एक वायरस बहुत खतरनाक भी बन सकता है और एक वायरस इनइफेक्टिव भी बन सकता है। लेकिन क्योंकि जो वायरस है वो भी ये कोशिश करता है कि वो सरवाइव करे। वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन वायरस भी कोशिश करता है वो सरवाइव करे। ऐसे में वायरस क्या करता है और पावरफुल होने की कोशिश करता है और वायरस के अंदर देखने को मिलता है कि उसके जेनेटिक मटीरियल में चेंजेस होते जाते हैं और वायरस के नए वेरिएंट बन जाते हैं जिनको हम स्ट्रेन भी कहते हैं। तो जैसे ओरिजिनल वायरस था, कोरोना वायरस जो ओरिजिनल था, अगर आप देखें जिससे वुहान से शुरुआत हुई थी, जिसको वुहान वायरस भी कहते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी इसको हम SARS-CoV-2 के नाम से जानते हैं। इस वायरस को हम SARS-CoV-2 के नाम से जानते हैं। इसका जब नया वेरिएंट आया तो कई सारे वेरिएंट हमने देखे, जिसमें से एक वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा ओमिक्रॉन जो है वो ओरिजिनल जो SARS-CoV-2 था वुहान वायरस उसका ही एक वेरिएंट है और इस ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है BA.5 और इसका एक सब वेरिएंट है वो है BF.7। तो अब आप समझ चुके हैं कि ये BF.7 का ओरिजिनली जो वायरस था उससे क्या रिलेशन है। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि भाई ओरिजिनल वायरस का एक वेरिएंट बना यानी कि एक स्ट्रेन बना, उसके जो सब वेरिएंट बने उसका आप देख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस है उसका एक सब वेरिएंट है BF.7। तो यहां पर हम समझ चुके हैं कि भाई BF.7 आखिर कहां से आता है और BF.7 जो ये वायरस है ये आखिर कितना खतरनाक है। तो इसकी बात करते हैं। इसके ऊपर जब लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए और एंटीबॉडीज जो इस पर डाली गई, दोस्तों एक एंटीबॉडी क्या काम करती है, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बाहर से आने वाला जो फॉरेन मटेरियल होता है, जैसे मान लीजिए कोई वायरस है तो उससे लड़ती है। एक एंटीबॉडी क्या करती है, एक वायरस पे जाके अटैक करती है और उसको खत्म करने की कोशिश करती है। तो लैब के अंदर जब ये जो BF.7 सब वेरिएंट है इसके ऊपर लैब में जब एंटीबॉडीज डालकर टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि ये वाला जो स्ट्रेन है, ये वाला जो वायरस है का सब वेरिएंट है, ये 4.5 गुना ज़्यादा रेजिस्टेंट है उस एंटीबॉडी को लेकर जो कि एक ओरिजिनल जो वायरस था यानी कि SARS-CoV-2 जो था उससे 4.5 गुना ज़्यादा पावरफुल है और एंटीबॉडीज को रेजिस्ट करता है 4.5 गुना। ये जो ओरिजिनल वेरिएंट है यही SARS-CoV-2 है, तो इससे 4.5 गुना ज़्यादा पावरफुल है BF.7। तो क्या BF.7 जो ये सब वेरिएंट है क्या खुद में यही सबसे पावरफुल है? ऐसा नहीं है दोस्तों, BF.7 से भी ज़्यादा एक
पावरफुल सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन वायरस का ही, ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही, ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब पावरफुल एक सब वेरिएंट है जो कि है BQ.7, जो कि है BQ.7। और ये जो ओरिजिनल वायरस था उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि ये एंटीबॉडीज़ को 10 गुना ज़्यादा रेजिस्ट करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ को 10 गुना ज़्यादा रेजिस्ट करता है BQ.7, जो कि एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर देखें BF.7 को लेकर कि पूरी दुनिया में ये वायरस कहाँ कहाँ पर पाया गया है, कहाँ कहाँ पर लोग इससे बीमार हुए हैं, तो 2022 अक्टूबर के अंदर जो यूएस के अंडर और यूके के अंडर कोरोना के केसेस आए थे, उसमें से देखा गया कि 5% यूएस के जो केसेस हैं वो BF.7 वायरस के थे, और यूके के अंदर देखा गया कि लगभग 7.2% जो केसेस हैं वो BF.7 वायरस के थे। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर BF.7 के आपको ज़्यादा केसेस देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि आपको एक भी मुश्किल से केसेस दिखेंगे, BF.7 के केसेस आपको इंडिया में नहीं मिलते हैं। हाल ही के कुछ दिनों में अब इंडिया में भी BF.7 के केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। तो इंडिया में अगर आप देखेंगे जनवरी 2022 के अंदर कोरोना के जो केसेस आ रहे थे उसमें जो मुख्य वेरिएंट थे वो थे BA.1 और BA.2। तो BF.7 का जो यूके और यूएस के साथ जो एक्सपीरियंस रहा, यूके और यूएस के अंदर लोग बीमार तो हुए कोरोना वायरस से 5% और 7%, लेकिन वहां पर सीरियस केसेस BF.7 से देखने को नहीं मिले। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो ऐसा BF.7 से देखने को नहीं मिला। तो यानी कि BF.7 जो है वायरस ये इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स ही आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन वेरिएंट इंडिया में जो अब है, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट जो चल रहा था हाल ही के कुछ दिनों में कोरोना वायरस का, तो वो कौन सा था? वो था दोस्तों XBB। तो ये इंडिया का जो मोस्ट केसेस देखने को मिल रहे थे वो इस वेरिएंट के की वजह से मिल रहे थे, और लगभग 65% से 66% केसेस में आपको XBB वेरिएंट देखने को मिलेगा इंडिया के केस में। हालांकि अब BF.7 के केसेस भी मिलने इंडिया में शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलिए, और चाइना के अंदर फिर इतने ज़्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं जब ये वायरस इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है? बाकी जगह पर यूके यूएस में और इंडिया के अंदर देखें तो BF.7 का आपको ज़्यादा इफेक्ट दिखता नहीं है। तो चाइना में ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों? चाइना में दरअसल जो ये केसेस आ रहे हैं ये BF.7 के ट्रांसमिशन, फास्ट ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है ऐसा नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहे। दरअसल ये इस वजह से आ रहे हैं, लगभग 3 साल से जो चाइना है वो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है, बहुत हार्श कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। और चाइना के अंदर आप देखेंगे बाकी देशों में जो वेव है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बाद में आई 2021 में। जैसे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में 2021 में डेल्टा जो वेरिएंट था उसने बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया और बहुत लाखों लोगों को यहाँ पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन चाइना के अंदर आपको ऐसे बड़े पैमाने पर कोई भी इन्फेक्शन के केसेस नहीं मिले जो फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद। तो ऐसे में क्या होता है, चाइना बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का पालन करता है, और ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कोरोना वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुई। इस वजह से उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाई, और इस वजह से चाइना के अंदर अब जो केसेस दिख रहे हैं ये BF.7 के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों में जो एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होनी थी कोरोना वायरस के अगेंस्ट, अगर वो शुरू में थोड़े इन्फेक्ट हो जाते तो उस वजह से वहाँ पर उन लोगों में जो रेजिस्टेंस पावर है वो नहीं है, यानी कि उन लोगों का इम्यून सिस्टम तैयार नहीं है BF.7 के लिए, और इस वजह से वहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा इसका जो रीज़न है, दूसरा जो रीज़न है चाइना के केस में वो एक ये भी है कि चाइना के अंदर वैक्सीनेशन तो बहुत बड़े पैमाने पर हो चुका है, फिर भी केसेस मिल रहे हैं। दरअसल इसका एक रीज़न दूसरा ये है कि चाइना की जो वैक्सीन है दोस्तों, वो फर्स्ट वेव जो आई थी उसी के कुछ शुरुआती दिनों में चाइना की वैक्सीन बन चुकी थी। साइनोवैक और साइनोफार्म की नाम की जो वैक्सीन है चाइना ने निकाली थी, और वो जो वैक्सीन है वो ओरिजिनल जो वायरस था SARS-CoV-2, जो वुहान वायरस, जो SARS-CoV-2 ओरिजिनल वायरस था वो उसके लिए बनी थी। और आप देखते हैं कि SARS-CoV-2 के बाद कई सारे वेरिएंट आ गए, जैसे ओमिक्रॉन आ गया, डेल्टा वेरिएंट आ गया, एक डेल्मिक्रॉन भी आया था, और अल्फा वेरिएंट,
बहुत सारे, अब बताया जाता है दोस्तों लगभग 500 के आसपास वेरिएंट और सब वेरिएंट जो है कोरोना वायरस के आपको देखने को मिलते हैं। तो चाइना की जो वैक्सीन बनी थी वो बिल्कुल शुरुआती दौर में, शुरुआत का जो वायरस था उसके लिए बनी थी, उस पर ज़्यादा इफेक्टिव थी। लेकिन अब कई सारे वेरिएंट आ गए हैं तो उनके अगेंस्ट उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी कम हो गई है। और यही वजह है कि लोगों के अंदर वैक्सीन की भी इम्यूनिटी नहीं है। एक नेचुरल इम्यूनिटी जो वायरस से मिलती इन्फेक्ट होकर, वो भी नहीं है, और वैक्सीन की इम्यूनिटी भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के केस में भाई इंडिया में ये वाले केसेस क्यों नहीं दिख रहे, इंडिया क्यों ऐसे बचा हुआ है? दोस्तों दरअसल वही बात है, 2021 अप्रैल में जो डेल्टा वेरिएंट की जो वेव आई थी, बहुत घातक वेव थी, उसकी वजह से इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत बड़ी एक आबादी जो है वो इन्फेक्ट हो चुकी थी, और उसकी वजह से लोगों में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई है, लोगों में इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है, जहां तक कोरोना वायरस के आने वाले वेरिएंट्स की बात है। ठीक है, और अब जो यहां पर सवाल उठता है कि भाई क्या दोबारा से एक बहुत बड़ी लहर आ सकती है कोरोना वायरस की? क्या दोबारा से एक बहुत घातक वेव आ सकती है जिसमें बहुत सारे लोग को अपने जान की खतरा हो सकता है? तो अगर बात करें, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो कहते हैं कि इसकी संभावना कम है कि भाई ऐसी कोई बड़ी लहर दोबारा आएगी, बहुत कम इसकी संभावना है। और इसके पीछे वो जो रीजन देते हैं वो ये कि अब जो है कोरोना वायरस के आप देखेंगे आपको वेरिएंट कम दिखते हैं, अब सब वेरिएंट ज्यादा बनते हैं। जैसे कि अगर बात करें BF.7, BQ.1, BA.5, B2 करके जितने भी ये हम बात कर रहे हैं, ये सब वेरिएंट है। याद रखेंगे ये वेरिएंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों, कोरोना वायरस जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कुछ यहां पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इनको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स, इनको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन्स। ये जो आप देख रहे हैं बाहर गोल गोल, ये है स्पाइक प्रोटीन्स। और जब एक वायरस शरीर में एंटर करता है तो वो अपने स्पाइक प्रोटीन की मदद से ही एक रिसेप्टर पर जाकर चिपकता है। ये एक रिसेप्टर है हमारी बॉडी का, इस रिसेप्टर पे जाके चिपकता है और फिर यहां से वो मल्टीप्लाई होना हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है। तो जो म्यूटेशंस होते हैं, जो बदलाव होते हैं वायरस के अंदर, वो हो रहे हैं इसके स्पाइक प्रोटीन में। तो आपको देखने को मिलेगा कि स्पाइक प्रोटीन में जो बदलाव हुए थे, जो वेरिएंट्स हैं, जो शुरू में वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, वेरिएंट्स के अंदर बदलाव, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। स्पाइक प्रोटीन्स में बदलाव, काफी मेजर चेंजेस आ रहे थे जब वेरिएंट की बात होती है। लेकिन सब वेरिएंट के केसेस में देखा गया है कि जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, बहुत छोटे चेंजेस आते हैं, इसीलिए उनको सब वेरिएंट कहा जाता है। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है कि वायरस जो है अब उतनी तेज़ी से नहीं बदल रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ी वेव का आने का खतरा उतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि हमें फिर भी मास्क और बाकी जो प्रोटेक्शंस हैं उनको लेना होगा, कहीं दोबारा से केसेस बढ़ने ना लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा एनालिसिस जिसके अंदर हमने समझा कि भाई BF.7 जो वायरस है वो कितना खतरनाक है, क्या रिलेशन है इसका ओरिजिनल वायरस से, और आगे चल के फ्यूचर क्या हो सकता है जहां तक नेक्स्ट वेव की बात है। तो बताएंगे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ACE2। ACE2 जो है, या फिर कह लीजिए ACE2 जो है, इनमें से वो क्या है? तो क्या वो एक रिसेप्टर प्रोटीन है, क्या वो एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का, या फिर वो एक वैक्सीन है, या फिर वो एक स्पाइक प्रोटीन है? तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया दोस्तों, जो कोरोना वायरस है वो बॉडी में एंटर जब करता है तो इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ये जाके अटैच होता है एक रिसेप्टर पर, और हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर होता है वो होता है ACE2। ठीक है, तो ये एक तरह से रिसेप्टर प्रोटीन है। तो यहां पर इसीलिए इसका सही जवाब जो है वो है A। तो ये था दोस्तों सेशन जिसके अंदर हमने डिटेल में पूरा जाना कि आने वाले समय में कोरोना वायरस का स्टेटस क्या हो सकता है, कौन से वेरिएंट चल रहे हैं और कौन से सब वेरिएंट चल रहे हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, और मेल भी कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।